हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज जिस किताब की मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी आपके 5-10 मिनट लूंगा और उस किताब की जो खास बातें हैं जो एक विद्यार्थी वर्ग को ध्यान में रखनी चाहिए वो आपसे साझा करूंगा। हाल ही मैंने एक किताब पढ़ी, राइटर है उस बुक की जेम्स क्लियर, और किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स दरअसल एक किताब जो है वो उन बातों पर ज्यादा फोकस करती है जिस पर हम अपने सामान्य जीवन में हम उस पर कभी गौर नहीं करते, कभी फोकस या कभी कॉन्शियसली इनको अनकॉन्शियसली भी हमारे माइंड में वो बातें नहीं आती। विद्यार्थी वर्ग, चूंकि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं लंबे समय से, विद्यार्थी वर्ग को इस किताब की कम से कम 4-5 बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि जिस तैयारी के दौरान आपको डिप्रेशन के बाउट्स आते हैं, अवसाद है, आपको ऐसे लगता है कि जो आपको एक इरिटेशन अलग तरह की है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमारे सामने जो है हमारा जीवन अंधकार में, इतने बड़े लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकेगा, इतने लोग कंपटीशन में बैठ रहे हैं, उसमें इतनी कम सीटें हैं, हमें जो है सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी, उन सब बातों के मद्देनजर ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी कुछ बातें जो मैंने अभी किताब, करीब 20 चैप्टर है इस किताब में, एक रीडिंग में आप पढ़ सकते हो, करीब 5-6 घंटे की रीडिंग में मैंने किताब पूरी कर दी। लेकिन आपको जो इसकी मूल बातें 4-5 बातें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। परीक्षा का समय आ चुका है। परीक्षा का समय हमेशा चलता रहता है जीवन में। हर व्यक्ति अलग अलग तरह की परीक्षाएं अलग अलग स्तर पर देता है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पीरियड से हम निकल रहे हैं, ये हमारी लाइफ का फॉर्मेटिव फेज है। फॉर्मेटिव फेज का मतलब ये तय करेगा कि हम जो है हमारे जीवन की दिशा क्या होगी और हमारे जीवन की दशा क्या होगी, और उसको दिशा और दशा को तय करने वाले हम स्वयं ही हैं। मैन इज कंडेम्ड टू रिमेन फ्री। मनुष्य स्वतंत्र रहने को अभिशप्त है। मनुष्य का जो हम जिसे हम भाग्य कहते हैं, हम डेस्टिनी कहते हैं, वो सब जो है मनुष्य स्वयं निर्मित करता है। कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते, लेकिन देर सवेर आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। बहरहाल हम इस जिद में नहीं आएंगे, हम जो है इस किताब की बातें बताते हैं। तो जेम्स क्लियर ने 20 चैप्टर में ये किताब लिखी, एटॉमिक हैबिट। पहला जो चैप्टर है उसी में ये बात ही कहते हैं कि हमारे जीवन में जो छोटे छोटे बदलाव हैं, उसके जो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट है, जिसके जो जो एक साथ जो उसके रिजल्ट आते हैं वो इतने जबरदस्त होते हैं कि वो हम कभी भी उसके बारे में सोचते नहीं है। पहला उदाहरण देता है कि ब्रिटेन की जो ओलंपिक की जो टीम थी, उसमें जो साइकिलिंग वाली टीम थी, वो इतना बुरा परफॉर्म कर रही थी कि 100 वर्षों में उसको कोई भी अवार्ड या कोई भी मेडल नहीं मिल रहा था। टीम के जो स्पॉन्सर जो थे वो नहीं मिल रहे थे। जो लोग उनको साइकिल दे रहे थे, नेशनल टीम को, इंटरनेशनल लेवल पे जो खेलती, वो साइकिल कंपनी ने भी साइकिल देने से कंपनी को, टीम को मना कर दिया। उनको ऐसा डर था कि उनकी जो सेल है इस पर गिरावट आ जाएगी, क्योंकि पिछले 100 वर्षों में कभी भी कोई पदक नहीं लेके आई। वैसे में टीम के कोच को चेंज किया गया। डेविड ब्रेलफोर्ड नाम के नए कोच ने उसी एटॉमिक हैबिट के सिद्धांत को फॉलो किया कि छोटे छोटे परिवर्तनों का जो प्रभाव है वो इतना असीम है, इतना जो इमेंस है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने इतनी छोटी छोटी चीजों पर, इतनी बारीक चीजों पर काम करना स्टार्ट किया उस टीम के ऊपर, जो साइकिलिंग की जो टीम थी, और जिसमें जैसे कि कपड़े कैसे पहने जाए, उन कपड़ों को ठंडे में नहीं रख के गर्म किसी जगह पे रखा जाए, ताकि जब जैसे उसको प्लेयर पहने तो उनका ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा, आई ड्रॉप जो है आंखों में कौन सी डाली जाएगी ताकि उनका विजन क्लियर हो, किस तरह से टायर जो है साइकिल के उसको अल्कोहल से साफ किया जाए ताकि उसकी ग्रिपिंग अच्छी रहे। ऐसी छोटी छोटी चीजें। अब ये बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ गया या कुछ हो गया जो पता नहीं जो है जमीन आसमान एक कर दिए। बहुत छोटे छोटे चेंजेस उन्होंने किए, और अगले 10 सालों में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले ओलंपिक में उन्होंने 60% मेडल लिए अपने स्पोर्ट्स के, और अगले ओलंपिक में 90% मेडल लिए। तो पहला उदाहरण जेम्स क्लियर ही देता है कि छोटे छोटे परिवर्तनों का जो रिजल्ट है वो बेहतरीन होता है। उसे जेम्स क्लियर एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहते हैं। इसका क्या मतलब है? हम हमारी तैयारी के समय कई बार हमें लगता है कि हम जो है कैसे अचीव कर, इतने सारे मार्क्स कैसे लेके आएंगे, जो उन लोगों के लिए भी खास जो है रिलेट कर पाएंगे जिन लोगों का प्री पास होने के बाद में मेंस में क्लियर नहीं करके इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए, या जो लोग प्री में बिल्कुल मार्जिन से जो रह गए, उनको ये बात हमेशा जो है इसको फॉलो करना चाहिए। इस जो जो एग्रीगेशन मार्जिनल गेन्स का जो सिद्धांत है इसमें है कि आप अपने सिलेबस के चैप्टर में अगर 1% का भी अपनी पढ़ाई की इंप्रूवमेंट या प्रोडक्टिविटी में चेंज करते हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो 1% चेंज से भी जबरदस्त आ सकता है। खुद जेम्स क्लियर कहता है कि रोज आप अपनी परफॉर्मेंस में जो काम आप रोज करते हो, आपके लक्ष्य को या अपने टारगेट को ध्यान में रखकर, उसमें रोज 1% का अगर आप इंक्रीमेंट करते हो, इजाफा करते हो, जैसे आप 1 घंटा रोज पढ़ते हो, तो 1 घंटे
अगले दिन जो 1 घंटे का 1% और एक्स्ट्रा करके उसमें पढ़ो, जो आपको पता भी नहीं लगेगा। जो ये चेंजेस है उसको बार बार वर्ड भी यूज करता है, इनविजिबल चेंज। इनविजिबल चेंज का मतलब है कि वो चेंज जो है आपको दृश्य नहीं होंगे, वो टेंजिबल जो है तरह का चेंज नहीं है। वो 1 घंटे की बजाय आपने 1 घंटे 2 मिनट पढ़ा है तो 2 मिनट आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन इस 2 मिनट का जो बढ़ते बढ़ते जो कंपाउंड इंपैक्ट होगा वो जबरदस्त होगा। जेम्स क्लियर कहता है कि रोज अगर आप 1% अगर अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करते हो, अपनी मेहनत में इजाफा करते हो, तो 37 टाइम्स जो है आप पिछले साल के मुकाबले ज्यादा परफॉर्म कर सकते हो। 37 टाइम्स। इस पर एक और एग्जाम्पल है, हालांकि इस बुक में नहीं दिया हुआ है, कि छोटे छोटे चेंज का कितना इम्पैक्ट होता है। एक कहानी चलती है हमारे यहाँ पर सिंहासन बत्तीसी, उसमें एक कहानी आती है कि चौसर का जो गेम होता है, चौसर का गेम यानी जो शतरंज का चेस बोर्ड का जो गेम है, उसमें एक राजा के पास में एक व्यक्ति जाता है मांगने के लिए कि मुझे कुछ अनाज चाहिए जो आप जो है हमें ला के देंगे। तो उसके मिनिस्टर से होते हुए, प्राइम मिनिस्टर से होते हुए राजा तक व्यक्ति पहुंचता है और वो शर्त रखता है राजा के सामने कि आपको वचन देना पड़ेगा कि मैं जो आपसे अनाज मांगूंगा वो आप हमें देंगे। राजा पहले बोलते हैं मैं वचन नहीं दूंगा, पहले बताओ किस तरह का अनाज आपको चाहिए। ये भी आप देखो एटॉमिक हैबिट से जुड़ा हुआ, मतलब ये जो मार्जिनल जो चेंज है, इंक्रीमेंट, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो व्यक्ति कहता है राजा को कि भाई आप चौसर का जो पहला स्क्वायर है उसमें आप 1 दाना मुझे गेहूं का दीजिए, अगले में मुझे उसका 2 दाना करके दीजिए, तीसरे में मेरे को 2 से 4 करके दीजिए, चौथे में हमें 4 से 8 करके दीजिए। ऐसे करके 64 खानों में मुझे अनाज के दाने चाहिए। तो राजा को लगा ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो दानों में ज्यादा से ज्यादा कितने दानों होंगे, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो अनाज होगा। वो अपने मंत्री को बुला के बोलता है कि मैंने इसको वचन दे दिया, इतने अनाज के दाने उसको दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद में जो मंत्री है वो भागा हुआ आता है, वो कहता है कि महाराज आपने वचन दे दिया, लेकिन ये बहुत बड़े संकट का जो है की घड़ी आ गई है, आपका वचन आपको भंग करना पड़ेगा। राजा आग बबूला होता है, पूछता है कि ऐसा क्या वचन दे दिया, इतना अनाज भी नहीं है कि जितना अनाज आपने बोला है, जिस स्कीम से ये बता रहा है उतना अनाज पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर उगता नहीं है। तो देखिए हमें सोचने को ऐसा लगता है इतना अनाज कैसे हो सकता है। 1 से 64 तक जब हम बढ़ाते जाते हैं चीज को, तो उसका जो कंपाउंडिंग इंपैक्ट है 64 स्क्वायर तक पहुंचते हुए उसकी संख्या इतनी बड़ी हो जाती है कि एक पेज पर भी आप लिख नहीं सकते। तो पहला जो इंपॉर्टेंट सबक जो है वो जेम्स क्लियर की किताब ये कहती है कि हमें भी हमारे टारगेट को ओरिएंट करके हमारे लक्ष्य की तरफ हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, और वो आखिरकार जाके आपको जो रिजल्ट देगा वो आज आप नहीं सोच सकते, लेकिन जब उसका रिजल्ट आएगा तो बेहतरीन आएगा। तो मैं सारे एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो टारगेट है, उसमें रोज आप 1% भी नहीं कर सकते तो आप आधा % उसमें चेंज कीजिए। रोज अगर आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो अगले दिन जो है आप 2 घंटे 1 मिनट पढ़िए, अगले दिन 2 घंटे 2 मिनट पढ़िए। तो आप ये देखेंगे कि लास्ट साल के लास्ट तक आते आते आपकी तैयारी जो है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी जबरदस्त होगी। अगली बात जेम्स क्लियर कहता है कि भाई किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो सफलता या असफलता है, सक्सेस या फेल्यूर है, वो उसकी हैबिट्स लेके आती है। और हैबिट्स जो है वो उन्हीं आदतों, उन्हीं तरीकों से चेंज होती है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है। बैड हैबिट और गुड हैबिट जो है आपके जो है मनोमस्तिष्क में अंगीकृत हो जाती है, इंटरनलाइज हो जाती है। हमें पता ही नहीं चलता है कि कोई चीज हमारी जो है वो हमारे साथ में अच्छी आदत के रूप में जुड़ गई है या बुरी आदत के रूप में जुड़ गई है। तो आदतें तय करती है कि व्यक्ति की डेस्टिनी क्या होगी। इससे रिलेटेड एक उपनिषद का वाक्य भी है। वो उपनिषद का वाक्य कहता है कि हमारे जो आइडियाज है, हमारे जो विचार हैं, वो हमारे हैबिट्स को बनाते हैं, और हमारे हैबिट्स जो हैं वो हमारे बिहेवियर को बनाते हैं, हमारे बिहेवियर जो है वो हमारे कैरेक्टर को बनाते हैं, और जो हमारे कैरेक्टर है वो हमारी डेस्टिनी को शेप करता है। यानी जो विचार हम रोज हमारे माइंड में जो विचार आते हैं वही तय करते हैं कि हमारा भाग्य क्या है, हमारी नीति क्या है, हमारी डेस्टिनी क्या है। तो वैसे ही व्यक्ति की आदतें लेके जाएगी कि वो व्यक्ति जो है वो फर्श पर रहेगा या अर्श पर रहेगा। तो जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स को पता होगा कि हम जो कुछ लोगों ने 1 चांस दे दिया, कुछ लोगों ने 2 चांस दे दिया, किसी के 3 चांसेस हो गए, कुछ न्यू कमर्स हैं। तो जेम्स क्लियर की जो उक्तियां यहाँ पे बिल्कुल शब्द से खरी उतरती है। वो बोलते हैं कि रिपीटेड एफर्ट आप करोगे तो आपको रिपीटेड रिजल्ट मिलेंगे। आपको चेंज्ड अगर आउटकम चाहिए तो आपको अपनी हैबिट्स में भी चेंज लाना पड़ेगा। तो ये पूरी फिलॉसफी, जो पूरी बुक है, वो हैबिट चेंजिंग के ऊपर है। हमारी हैबिट ही है वो तय कर रही है कि हम जो है हम कितने सफल होंगे, कितने सफल नहीं होंगे। हम कभी जब अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हम ये पाएंगे कि कैसी कैसी चीजें हैं जो हमारे को अपने लक्ष्य की तरफ जाने से रोकती हैं, और कैसी ऐसी चीजें
कुछ ऐसी चीजें जो हमें लक्ष्य की ओर उन्मुख करती है, उसी में चेंज लाना, उसी में डिजायर्ड चेंज लाना, परिवर्तन लाना ही इस किताब को लिखे जाने का मूल लक्ष्य है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि ये जो परिवर्तन है ये 3 तरह का होता है। पहला चेंज जो है वो आउटकम बेस्ड है, सेकंड जो चेंज है वो प्रोसेस बेस्ड है, और तीसरा जो चेंज है वो आइडेंटिटी बेस्ड है। पहला वाला जो चेंज व्यक्ति परिवर्तन, जैसे आप कोई व्यक्ति जो है यूपीएससी की या आरएस की तैयारी या किसी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि मैं कुछ ऐसी आदतें छोड़ूं या कुछ ऐसी अच्छी आदतें पकड़ूं जिसमें मेरी पढ़ाई या फोकस हो के मैं जो है अपना पूरा टाइम जो है मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दूं। तो ये जो परिवर्तन आप लेके आए, पहले आप नहीं पढ़ते थे आप पढ़ रहे हो, या इसका उल्टा, पहले आप पढ़ रहे थे अभी आप जो है किसी ने व्यक्ति ने स्मोकिंग करनी स्टार्ट कर दिया, किसी व्यक्ति ने पार्टी करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो चेंज आया है, इस चेंज को आप डिजायर्ड तरफ तब लेके जाओगे जब आप 3 तरीके से चेंज करोगे। तो पहला चेंज है आउटकम बेस्ड चेंज। आउटकम बेस्ड चेंज का मतलब है हर वक्त आपके माइंड में रहेगा कि मुझे जो यूपीएससी क्लियर करना, आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है। उसको मद्देनजर रखते हुए जो आप चेंज कर रहे हो वो आउटकम बेस्ड चेंज है। ये चेंज करना मुश्किल होता है और ये चेंज जो है सतही माना गया है। एक लिमिट के बाद में जब आपका मोटिवेशन का लेवल कम हो जाता है तो आप जो है वापस जो है उबाले हुए पानी से बिल्कुल जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी तक पहुंच जाते हो। 5-6 दिन के बाद में आपको वापस आवश्यकता होती है कि आपको मोटिवेशन मिले। तो ये कोई बहुत अच्छे तरीके का चेंज नहीं माना गया। सेकंड जो चेंज है वो जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप जो है प्रोसेस बेस्ड चेंज लेके आए, प्रक्रियागत जो है आप में परिवर्तन आना चाहिए। आपको पढ़ाई करनी है तो आप ये मत सोचिए कि मेरे को किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने हैं। आप ये पहले उसका एक प्रोसेस बनाइए, पहले उसका एक मेथड बनाइए। उस मेथड से आपको फुल एडरेंस रखनी है, यानी जो आपने तरीका अपना लिया कि भाई हम मेरे को ये बुक पढ़नी है, ये पेजेस पढ़ने, इसके इतने नोट्स बनाने हैं, आपको उसको स्ट्रिक्टली रिगरसली फॉलो करना है। वो जब आप करोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर चेंज है वो जबरदस्त आएगा। ये द्वितीय मिडिल स्ट्रेटा जो है चेंज माना गया है। थर्ड जो सबसे स्ट्रॉन्ग चेंज जो माना गया, सबसे मजबूत परिवर्तन माना गया है वो आइडेंटिटी बेस्ड। आइडेंटिटी यानी आप अपने अंदर इस चीज को इंटरनलाइज कर लेते हो, अपने अंदर इसको आत्मसम्मत कर लेते हो, इस चीजों को आत्मसात कर लेते हो कि जो चीज आप परिवर्तन के बाद बनने चाह रहे हो वो आप पहले बन चुके हो। आप अपने आप को ये बात कह के चलते हो कि हाँ आप वही हो। तो वो जो परिवर्तन है वो बहुत डीपली आपके अंदर बैठेगा और उसमें कभी भी मोटिवेशन का लेवल कम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो अभी मान के चलो कि आप यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं और आप जो है आप वही हो जो आप बनना चाहते हो। उसी की तरह आप अब एक्ट करना स्टार्ट करोगे, उसी की तरह अपने जीवन को परिवर्तन लाने का प्रयास करोगे, तो खुद ब खुद आप ये देखोगे पूरा एनवायरनमेंट जो है आपको अपने लक्ष्य की तरफ लेके जाएगा। हालांकि जेम्स क्लियर का ये सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड जो परिवर्तन है वो जबरदस्त होता है। इसका एग्जाम्पल दीजिए। मान लो एक व्यक्ति स्मोक करता है, उसको ये कहा जाए, कोई स्मोक करने वाला व्यक्ति उसको ऑफर करे सिगरेट पीने के लिए या जो भी व्हाटएवर स्टफ उसको दे पीने के लिए, वो ये बोले कि नहीं मैंने जो है सिगरेट अभी छोड़ दी है। तो ये जो स्टेटमेंट उसका आउटकम बेस्ड है। वो ये कह रहा है कि मैं जो है मैं आउटकम की तरफ क्या नजर आ रहा हूँ कि मैं सिगरेट छोड़ने की मैं कोशिश में हूँ, इसलिए मैं सिगरेट नहीं, हो सकता है उस दिन सिगरेट नहीं पिए, लेकिन फिर भी वो जो मोटिवेशन का उसका लेवल है वो बहुत ही लेवल जो है छिछले या शैलो लेवल का माना जाएगा। सेकंड जो है वो प्रोसेस जो प्रक्रियागत, उसमें ये माना कि वो सिगरेट पीने वाला व्यक्ति जो है के और नॉन सिगरेट पीने वाले के बीच में कोई एक्सपोजर ही नहीं हो, ऐसा कोई अवसर ही नहीं आने पाए कि सिगरेट उसको कोई ऑफर करे, तो उसमें और भी ज्यादा बचाव के उपाय है। तीसरा जो तरीका आइडेंटिटी बेस्ड जो परिवर्तन है उसको अगर लेके चले तो कोई उसको सिगरेट अगर ऑफर भी करेगा तो वो व्यक्ति क्या कथन कहेगा, वो ये कहेगा कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मैंने सिगरेट टच भी नहीं की है। एक तो मैं पीने की कोशिश, मैं जो है सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरा सिगरेट पीने वालों के नजदीक, और तीसरा जो है वो बोल रहा है कि मैं सिगरेट पीता नहीं। तो ये आप उसके अंदर जो उसकी आत्मिक में जो कोर में जो चीज बैठ गई है वो उसमें कभी भी जो है डेविएशन नहीं आने देगी। इस तरह का जो चेंज होता है ये परमानेंट होता है और ये जबरदस्त माना गया। इस आइडेंटिटी बेस्ड चेंज जेम्स क्लियर कहते हैं। तो आप भी जो बनना चाहते हैं वो आप मान के चलिए आप बन चुके हो, आप स्वयं को ये बात रिकॉल कराते रहिए कि हाँ मैं वो चीज बन गया हूं या बन गई हूं। तो आप देखिए खुद ब खुद कुछ समय में आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस भी आएंगे और आप अपने आप को राइट ट्रैक पर पाओगे। नहीं तो ये जो प्रलोभन है, ये डिस्ट्रैक्शन जो है ये आपको लक्ष्य तक पहुंचने में हजारों रुकावटें डालेंगे। जेम्स क्लियर ये कहते हैं कि आदतें ही जीवन में व्यक्ति को कहां से कहां लेके जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में अगर देखा जाए तो नित्यादि जो क्रियाएं हैं, उसकी जो डेली जो रूटीन की जो उसकी बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज है, उसमें उसके जीवन का
लगभग 33% या 30% या 35% जो है लाइफ का जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। पीछे उसके पास में प्रोडक्टिविटी के लिए 50 to 60% का टाइम ही बचता है हर व्यक्ति के लिए, भिखारी से लेके बादशाह तक के लिए के पास में यही सब वही समय है जिसमें उसको परफॉर्म करना होता है। तो ऐसा क्या होता है कि एक व्यक्ति कहाँ पहुंच जाता है, एक व्यक्ति कहाँ पहुंच जाता है, एक राजा बन जाता है, एक रंक बन जाता है। तो उसके लिए वो बोलता है कि हैबिट्स हैं वो सब डिसाइड करती है कि आपकी डेस्टिनी क्या होगी। तो हैबिट्स में चेंज लाना, डिजायर्ड चेंज लाना मजाक नहीं है। उसके लिए जेम्स क्लियर जो है 4 स्टेटा फॉर्मूला बताते हैं कि भाई अगर आपको अच्छी आदतें पकड़नी है तो भी आप ये कर सकते हो, बुरी आदतें छोड़नी है तो भी इसी फॉर्मूले को फॉलो करना है। इसके 4 पिलर हैं। फर्स्ट पिलर को बोला जाता है क्यू। ये क्यू का मतलब है कि ऐसी चीजें, फर्स्ट वो हैबिट के बारे में बताता है। हैबिट क्या है? रिपीटेड बिहेवियर है। रिपीटेड बिहेवियर है जो कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लिए किया जाता है। मतलब आपकी आदत है बार बार उठ के आप सिगरेट पीते हो, तो ये क्या बार बार काम कर रहे हो, रिपीटेडली कर रहे हो, और सिगरेट पी के आपको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन अच्छा लग रहा है, यू फील बेटर, तो आप जो है उस चीज को बार बार करोगे। सिगरेट का एक एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। आपको फोन देखने का, लोगों को जो आज के टाइम में सिगरेट से भी बड़ा जो है बताते हैं कि फोन से दूर रहने के बाद में फोन को पकड़ना के का जो डोपामाइन इफेक्ट है वो बहुत जबरदस्त है। तो फोन का अगर हम उदाहरण ले तो आप मान के चलिए कि इसका जो पहले मैं आपको 4 पिलर बता देता हूं, फिर फोन से ही हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो मेथड है वो है क्यू का। क्यू का मतलब है कि आप उस हैबिट के बारे में को फॉलो करने में पहला स्टेप लेके जाते हैं। सेकंड है क्रेविंग, थर्ड है रिस्पॉन्स, और फोर्थ है रिवार्ड। अब एक एक करके चलते हैं। आप एक फोन एडिक्ट हो, बहुत से लोग हैं, मुझे लगता है लगभग हम में से 99% ऑफ फोन जो है एडिक्ट हो चुके हैं, कमोबेश किसी न किसी रूप में, न्यूनाधिक तरीके से हमारे में वेरिंग डिग्री में हम जो है ऑल ऑफ अस आर फोन एडिक्ट। कुछ जो लोग नहीं है वो बहुत खुशकिस्मत है और होना भी नहीं चाहिए। फोन की घंटी बजी, तो फोन की घंटी बजी है, फोन में कोई मान लो नोटिफिकेशन आया, तो पहला जो स्टेप है क्यू, आपके माइंड में बात आएगी फोन में क्या आया। तो ये आपको क्या कर रहा है, आपको उस हैबिट के लिए ट्रिगर कर रहा है, आपको क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, कंपेल कर रहा है कि आप जो है उठकर बेड से उठ के और फोन को लेने जाओ, या फोन आपके नजदीक है तो आप जो है, ये सिर्फ थॉट लेवल पर है। सेकंड इज क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब है कि अब आप जो है, जो आपको पता चला कि नोटिफिकेशन आया, अब आपके अंदर उत्कंठा हुई है, क्रेविंग हुई है कि मैं लपक के जो है फोन उठा लूं। तो ये क्रेविंग है, ये एक मोटिवेशनल फोर्स है, आपको काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। आपने फोन उठाया, अब फिजिकल जो एक्सरसाइज हुई वो रेस्पॉन्स है। आपने फोन उठाया और आपने जो मैसेज है व्हाटएवर जो भी आया उसको खोल के पढ़ा, तो जो खोलना, जो फोन को ओपन करना, फिजिकल जो एक्सरसाइज की, ये रेस्पॉन्स कहलाता है। और जो फोर्थ है दैट इज रिवार्ड। फोन का मैसेज आपने जो है खोला, उसके अंदर व्हाट्सएप आया कि कल जो है अवकाश है, छुट्टी है, और आपने कहा हाँ मजा आ गया, तो ये क्या है, ये रिवार्ड है। ऐसे 4 स्टेप में ही हमारे जीवन की सारी हैबिट्स हैं। अगर आप इसको डायसेक्शन करोगे तो आप ही पाओगे, आपको जो चीजें, जो आदतें आपके अंदर घुस चुकी हैं, जो डीपली इनग्रेव्ड आपके अंदर हो चुकी हैं, वो ये चारों स्तरों पर जो आज भी विद्यमान है, एग्जिस्ट करती है। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपको अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आपको कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा कि आपको वांछित आदतें पकड़ने के लिए इसमें इन चारों स्टेप पर काम करना पड़ेगा। अवांछित यानी अनडिजायर्ड चीजों को छोड़ने के लिए भी इन्हीं 4 स्टेप पे काम करना पड़ेगा। अब एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। पहले वांछित, आप स्टूडेंट हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, किताब में पढ़ना, सिलेबस की चीजों को पढ़ना, उसकी आपकी आदत होनी चाहिए। तो सबसे पहला है क्यू। क्यू का मतलब, क्यू के लिए बोलते हैं कि अगर आपको अच्छी आदतें डालनी है तो आपको क्यू को विजिबल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके सिलेबस में जो किताब है वो आपके सामने हर वक्त विजिबल रहनी चाहिए। उसका जो सिलेबस है वो स्टूडेंट के सामने विजिबल होना चाहिए, जहां भी है वो चिपका हुआ होना चाहिए, ताकि बार बार जो आपको नजर चीज समझ में आए कि ये जो है ये चीज करनी है मुझे, ये मैं आरएस का एग्जाम दे रहा हूँ, यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूँ, किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहा हूँ, तो हमेशा उसके लिए वो विजिबिलिटी, उसकी दृश्यता बनी रहनी चाहिए। सेकंड पार्ट है इसका क्रेविंग। क्रेविंग के लिए आपको किताब पढ़ने की आपके अंदर इच्छा कब होगी, जब किताब को आपने अच्छे से बना के रखा होगा, सही ढंग से आपने स्टैक करके रखा हुआ है, किताब को देख के आपको इच्छा होगी किताब को मैं उठा के पढूं, उस पर कुछ आपने कलर्ड कुछ कर रखा है, तो आपको जो है उस किताब को पकड़ने के लिए, उस किताब को लेने के लिए आपके अंदर जो है उत्कंठा होनी चाहिए। उसके बजाय आपने जो है बहुत ही मैसअप करा हुआ है, टेबल के ऊपर न जाने अलग अलग तरह की किताबें पड़ी हुई है, अननेसेसरी किताबें पड़ी हुई है, यानी आपने डिजायर्ड और अनडिजायर्ड चीजों को विजिबल बनाया हुआ है, फिर उसमें से वो किताब आपको निकाली, बहुत ही टेढ़ा काम हो जाएगा। इसके बजाय जो चीज काम की है वो आपने आपके सामने रखी हुई है, उसको उठाने की आपको इच्छा हो रही है। थर्ड स्टेप जो स्टेप है
वो है रेस्पॉन्स का। रेस्पॉन्स में आपने जो चीजें, जो बुक्स आपको या जो नोट्स आपको पढ़ने हैं वो पढ़ने में इजी होने चाहिए, जो पढ़ने में कंप्रहेंडेबल होने चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप मान लो बुक खोल भी लोगे तो आपको लगेगा ये चीजें मेरे को समझ में नहीं आ रही है। जैसे बहुत से सब्जेक्ट्स हम तैयारी करते हैं तो हम बहुत से सब्जेक्ट्स के बहुत से सिलेबस के पार्ट को केवल इसलिए नहीं करते कि हमें पढ़ने में अच्छे नहीं लगते, तो वो उस पर आगे मैं आऊंगा। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि आपको अच्छी किताबें या नोट्स पढ़ने की आदतें डालने के लिए जो जेम्स क्लियर का जो फॉर्मूला कैसे काम करता है। फोर्थ इज रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब है आपने एक चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, तो आपको फील आया कि आपने इस सेगमेंट का 2% 5% सिलेबस जो है कवर करा, तो आपके अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फीलिंग आई। इसका उल्टा लीजिए, बुरी आदत को छोड़ने का तरीका। सबसे पहला है क्यू में जो चीज अपनानी है उसको विजिबल बनाना है, जो चीज नहीं अपनानी उसको इनविजिबल बनाना है। फोन की आदत लगी हुई तो फोन को आप किसी ऐसी जगह पे रखो कि वहां वो आपको नजर ही नहीं आए। जब वो नजर नहीं आएगा तो आपको जो है उसकी तरफ जो है आपकी जो एक्टिविटी है वो लगभग जो है न के बराबर होगी। अब विजिबिलिटी का मतलब केवल विजिबल विजिबिलिटी नहीं है। फोन की आपने वो जो रिंग भी आपने जो टर्न ऑफ करा हुआ है तो रिंग बज भी रही तो आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो आपको फोन की तरफ जाने की आपकी जो ललक है, उत्कंठा है, वो बहुत कम रहेगी। पहला काम। सेकंड, अगर फोन मान लो बज गया और आपको पता चला कि फोन जो है फोन की तरफ जाना पड़ेगा, तो फोन जो है जैसे मान लो किताब के लिए मैंने आपको बताया किताब जो है आपके हाथ की रीच में होनी चाहिए, तो आपको जैसे किताब आप बेड से उठे आपके नजदीक किताब पड़ी तो आप उसको उठा के पढ़ सकते हो, अट्रैक्टिव है, इजी है पढ़ने के लिए। वैसे ही फोन दूर होगा तो आप सोचोगे बेड से कौन उठ के जाए, फोन को निकाले, वो पता नहीं किस ड्रॉ में मैंने रखा मुझे याद भी नहीं, या कुछ ऐसी जगह पे मैंने फोन को अंदर तक डाला हुआ है कि उसको जाने के उसको यूज करने के लिए मुझे बार बार सोचना पड़े। फिर रेस्पॉन्स, उस फोन को खोलने के लिए आपने एक ऐसा पासवर्ड डाला हुआ है, एग्जांपल बता रहा हूं आपको, कि जिसमें हैशटैग भी डाला हुआ है, अंडरस्कोर भी डाला हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी डाला हुआ है, कुछ अल्फाबेट्स भी डाले हुए हैं, कुछ मैंने जो है वो न्यूमरल्स भी डाले हुए हैं। वो याद भी करना मुश्किल है। उस जहाँ पे मैंने लिखा उस डायरी में पहले खोल के फिर पासवर्ड डालूंगा तो सोचूंगा भाड़ में जाए, कौन इसको पासवर्ड को बार बार डालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। इसकी बजाय आप सिंपल पैटर्न का बनाओगे तो जल्दी खुल जाएगा। तो जो चीजें छोड़नी है उसको आपको इनविजिबल बनाना पड़ेगा क्यू में। फिर आपको उसके प्रति क्रेविंग जो है उसको आपको लेस करना पड़ेगा। फिर जो है आपको उसको अनईजी बनाना पड़ेगा। फोर्थ जो है उसको खोलने के बाद में आपको लगेगा कि इस फोन को खोलने का कोई फायदा नहीं हुआ, इसमें कोई भी काम की चीजें नहीं है। तो ऐसी चीजें जो फोन में आपको एंगेज रखती हैं, ऐसे ऐप, उनको वो डिलीट कर दीजिए। तो बुरी आदतों को छोड़ने के लिए, अच्छी आदतों को अंगीकार करने के लिए जेम्स क्लियर ने सूत्र दिया। इसको आप अपने स्टडीज में भी फॉलो कर सकते हैं। काम की चीजें सामने रखिए। काम की चीजों का मतलब किताबें नहीं है, आपके साथी भी। जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं मन ही मन से, जो आपकी सक्सेस से चिढ़ते हैं, जलते हैं, उनको अपनी नजरों से दूर रखिए। इसलिए कम से कम सोशलाइजेशन कीजिए, कम से कम लोगों से मिलिए जुलिए। जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, वो जो इकोसिस्टम आपके लिए बनाएंगे, जो आपके लिए एनवायरनमेंट बनाएंगे, मेंटल साइकिक जैसा बनाएंगे, उसमें आप जैसा परफॉर्म करोगे बाकी कहीं नहीं कर सकते हो। इसलिए बंद कमरों में बैठ के पढ़िए, छोटे ग्रुप में बैठ के पढ़िए, उन्हीं चीजों के संपर्क में रहिए जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। बाकी सब चीजों से आप अपने आप को रिपेल्ड रखिए। आगे जेम्स क्लियर बोलते हैं कि आपका जो टारगेट है, आप जिस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं, उसको आप हर वक्त अगर आप ध्यान में रखोगे वो अचीव होने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे आपने फसल अगर आपको उगानी है तो ऐसा नहीं जिस दिन फर्स्ट दिन आपने प्लगिंग करी, हल जोता, उसी दिन आपका पौधा खड़ा हो जाए, उसे सोयाबीन या उसे कपास, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए टाइम चाहिए होता है। वैसे ही किसी रिजल्ट के आने के लिए को आने में टाइम चाहिए होता है। तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होकर के प्रोसेस ओरिएंटेड होकर काम करना, उससे भी ज्यादा अधिक वो बोल रहे हैं आइडेंटिटी बेस्ड होकर काम करना। हालांकि वो बहुत मुश्किल है। प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हो कि आपने जो फॉर्मूला बनाया उसमें पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में उसको आप रिग्रेसली फॉलो करो। और बार बार जो है आप जो चीजें बोलते हो वो आपके टारगेट जो है आपके अंदर तक आ जाए, उसके लिए एक वो एग्जांपल देते हैं जापानीज रेलवे का। हालांकि वो इंडियन रेलवे में भी होता है। जो लोको पायलट ट्रेन चला रहा होता है तो उसके साथ में असिस्टेंट लोको पायलट होता है, 2 ड्राइवर ट्रेन को चला रहे होते हैं। तो दोनों को सिग्नल दिख रहा है, लेकिन एक उस सिग्नल को इतना जोर से लाउडली कॉलिंग आउट उसका करेगा कि दूसरा वाला भी जो है उसको सुनेगा, ग्रीन क्लियर जोर से बोलेगा, तो दूसरा वाला भी उसको रिपीट करेगा, ताकि जो है किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो सक्सेस को अचीव करने के लिए माइंड में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो बोलते भी हैं कि अगर आपको अपने टारगेट्स को जोर जोर से बोलना भी पड़े, कॉलिंग आउट लाउडली भी करना पड़े, तो आप करिए, ताकि वो आपके अंदर तक चला जाए और आप जो है उससे थोड़ा सा भी जो है विपत नहीं हो। अब जेम्स क्लियर कहते हैं कि ऐसा तो है नहीं, मनुष्य का जीवन कोरी किताब है, एक हैबिट ही है, एक हैबिट को रिप्लेस करके दूसरी हैबिट, उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें इतनी जटिलता है कि आपका जीवन है वो एक तरह से
एक गुच्छ बना हुआ है अलग अलग आदतों का। तो अच्छी आदतें को आपको क्या करना पड़ेगा, हैबिट्स की स्टैकिंग करनी पड़ेगी। स्टैकिंग का मतलब आपने किताबें रखी होती है, एक किताब पे दूसरी तीसरी चौथी रखते हो, वो स्टैकिंग है। तो काम की आदतें जो है वो पहले की आदतों पर आप जो है थोप दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोगों को खेलने का शौक है, हालांकि खेलना एक अच्छी आदत है, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो एक लिमिट से ज्यादा आप खेल नहीं सकते। तो मान लो फिर भी कुछ लोगों को शौक है कि जिम भी चले गए वगैरह, एक्सेस में जिन्होंने कर लिया, तो अब आपकी आदत है, आपको आदत डालनी है कि आपको सुबह उठ के जो है वो एटलीस्ट 2 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। तो आप पुरानी हैबिट्स और नई हैबिट्स में कुछ ऐसा तारतम्य बिठाइए कि नई हैबिट्स धीरे धीरे अपने जब पांव पसारे तो पुरानी हैबिट्स कब गायब हो जाए आपको मालूम ही नहीं चले। इसके मुकाबले आप ये करोगे, पहले की हैबिट को रिप्लेस कर दिया पूरा, अब तो मैं बिल्कुल जो है मेरा खेलना वेलना बंद, जिम जाना बंद, और सुबह उठ के मैं तो 5 बजे से सुबह उठ के मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा या कर दूंगी, बहुत मुश्किल है। बजाय इसके वो बोलते हैं ऐसे कीजिए कि मान लो जो लोग स्मोक करते हैं, एग्जाम्पल वो बता रहे हैं, तो एक स्मोक या 2 स्मोक के बाद में जो काम आपने सोच रखा है कि उस आदत को मैं करूंगा, तो उसको आप जोड़ लीजिए। मान लो जो स्मोक करते हैं उनके लिए कि एक स्मोक करने के बाद में एक चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा, तो पुरानी या बुरी आदत जो है उसके साथ में आपने नई आदत को जोड़ दिया और धीरे धीरे नई आदत जो है पुराने को ग्रेजुअली रिप्लेस कर देगी। इसको हैबिट स्टैकिंग का नाम देते हैं जेम्स क्लियर। आगे जेम्स क्लियर ये कहते हैं कि आज के टाइम में फैशन चला गया, मोटिवेशन करते रहिए, मोटिवेशन से ये कर लीजिए। मोटिवेशन की बातें करना बेमानी, मोटिवेशन अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। आज तक उन्हीं लोगों को सक्सेस मिली है जिन लोगों ने एक विशेष प्रकार के इकोसिस्टम में, एनवायरमेंट में काम किया है, तभी वो सक्सेस को अचीव कर पाए हैं। ऐसा नहीं है कि आप आइसोलेशन में केवल मोटिवेशन के मुकाबले ये सोचो कि मोटिवेशन के भरोसे जो है आप सक्सेस प्राप्त कर जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को, ऐसे वस्तुओं का जमावाड़ा करना पड़ेगा जो आपको आपके टारगेट को अचीव करने में मदद करे। जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं, जितने भी इवन साइंटिस्ट भी वो इसलिए सक्सेसफुल हो जाते हैं या रिसर्च स्कॉलर, कि वो अपने आसपास ऐसे लोगों का एक इकोसिस्टम उनका होता है कि वो उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते जाते हैं, न कि वो बार बार टारगेट की तरफ सोचते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ से आपका मतलब ये है कि आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जो कमिटेड है अपने लक्ष्य को लेकर। तो आप उनके साथ जुड़ोगे तो आपका भी जो है झुकाव, आपका जो कमिटमेंट है उसका डिग्री बढ़ेगा ही बढ़ेगा। किताब के 11वें चैप्टर में जेम्स क्लियर ने वोल्टेयर का एक कोटेशन दिया है, द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। जैसे हम गुड बेटर बेस्ट पढ़ते हैं, तो बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। आप बहुत से लोग जो केवल इस वजह से ही कोई चीज की तरफ शुरुआत नहीं कर पाते हैं, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, ये सोच के कि मैं जो भी काम करूंगा या करूंगी वो बेस्ट होगा, तो आप बेस्ट के चक्कर में गुड की तरफ भी नहीं बढ़ पाते। इसलिए आपको अगर काम करना है तो आपको जो है स्टेप लेना पड़ेगा। उसके लिए 2 वर्ड यूज भी करते हैं जेम्स क्लियर, एक अ पर्सन इन मोशन, एक पर्सन इन एक्शन। बहुत से लोग हैं इन मोशन में रहते हैं। इन मोशन का मतलब है कि वो लगे हुए हैं, पिछले 5 सालों से 7 सालों से पढ़ रहे हैं, सेम किताबें, सेम नोट, सेम टीचर, सेम दोस्त, आप रिपीटेड काम करो, आप मोशन में हो बट आपकी प्रोडक्टिविटी 0 है। ऐसे आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। आपको एक्शन में आना पड़ेगा। आपने जो टाइम जहां पे किसी चीज के लिए आप लगा रहे हो, उसकी प्रोडक्टिविटी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी, जब आपका जो जिस प्रोसेस से आप निकल रहे हो वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में होनी चाहिए कि इसका स्टेप बाय स्टेप आप इसको कैसे फॉलो करोगे। अदरवाइज जो है आपके अंदर बोर्डम आ जाएगा। जेम्स क्लियर कहते भी हैं कि ज्यादातर लोगों को सक्सेस इसलिए नहीं मिलती या फेल इसलिए नहीं होते कि उनमें मोटिवेशन का अभाव। मोटिवेशन सबको पता है लक्ष्य। फेल होने वाले को क्या पता नहीं कि यूपीएससी टॉपर, मुझे यूपीएससी टॉप करना, वो भी ये सोचता है। पास होने वाला भी यूपीएससी टॉपर बन के आरएस का टॉपर होके सोचता है, लेकिन एक आदमी फेल हो जाता है, एक आदमी पास हो जाता है। तो लक्ष्य सबके पास में है, डायरेक्शन भी सबके पास में है। हो सकता है फेल होने वाले व्यक्ति को कुछ मोटिवेशन कम मिला हो, किसी को ज्यादा मिला हो, तो मोटिवेशन का भी ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क क्या है, बोर्डम का। एक ही चीज को बार बार आपको करते हो और उसका आप जो है उसका मैग्निफिकेशन नहीं है। उसका मैग्निफिकेशन का मतलब समझ लीजिए आप कि आप उसको मेजर नहीं कर पा रहे हो। आप कितना आगे सक्सेस की तरफ 20% बढ़े हो, 30% बढ़े हो, 40%। जैसे आपकी फोन की बैटरी है, उसमें अगर आप परसेंटेज शो नहीं होगा तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि आपकी बैटरी में जो है कब आप उसको चार्ज करना है, कब नहीं करना है। तो वैसे ही आप सफलता की जो डगर पे चलते हैं उसमें कितना परसेंटाइल आप परसेंटेज से आगे बढ़े हो वो आप जान नहीं पाओगे जब तक आपने
अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए प्रोसेस ड्रॉ नहीं करी है। और जो प्रोसेस आप ड्रॉ नहीं करोगे तो बार बार वही काम करोगे तो आपको बोर्डम होगा, बोरियत होगी और आप उस चीज को छोड़ दोगे। तो फेल्ड होने वाले लोग छोड़ देते हैं, सक्सेसफुल लोग जो है वो प्लान से चलते हैं तो उनको सक्सेस मिल जाती है। बहुत जीना सा फर्क है फेल होने वाले में और पास होने वाले में। किसी भी और चीज की दरकार, और ये बोलते हैं हर फील्ड में, स्पोर्ट्स जैसा सबसे कॉम्पिटिटिव फील्ड स्पोर्ट्स है। आप सोचिए कि नीरज चोपड़ा जैसे व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में एक है, तो विश्व के 7 अरब लोगों में से संघर्ष करके एक व्यक्ति जो है वो भाला फेंक में गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, तो कितना किस लेवल का कंपटीशन होगा। जो आप जो कंपटीशन दे रहे हो बिल्कुल वो भी अव्वल या हाईएस्ट लेवल का है, लेकिन जो समझने की बात यह है कि हर तरह के कंपटीशन में मोटिवेशन और लक्ष्य तो सबको मालूम होते हैं। मूल बात जो होती है कि इस बार बार काम करने की बोरियत से कैसे बचा जाए। तो जेम्स क्लियर ये बोलते हैं कि आप जो है उसके कोई मोटिवेशन बना के, जैसे एक एग्जांपल वो बोले कि आप काम कर रहे हो, कितना आगे बढ़ रहे हो, उसका एक तरीका है। तो उस तरीके को वो तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा बहुत डिटेल में, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपका सिलेबस, आपको प्री का एग्जाम आपको देना है, प्री के एग्जाम में हमने तय कर लिया कि लगभग 150 या 200 टॉपिक हैं, एटलीस्ट वो तो हम करके जाएं ताकि हमको 70-80% हमारे को उसमें से सिलेबस मिले। तो आप क्या करोगे उसका तरीका, एक तो तरीका ये है कि आपने उसका जो सिलेबस जो है जो आया आरपीसी या यूपीएससी का, उसको प्रिंट निकाला और जो है पेस्ट कर दिया दीवार के ऊपर और आप देख रहे हो उसको। एक तरीका ये। दूसरा तरीका है कि आपने हाथ से लिख के करे, एक दूसरा तरीका बेहतर। तीसरा तरीका आपने उसकी चिट्स बना दी, स्लिप बना ली, स्लिप को आपने फोल्ड करके एक जो है कांच के मर्तबान में डाल दिया उसको, जो आपको रोज विजिबल हो रहा है। और अगर आपके 7 सेगमेंट है एग्जाम के, हो सकता है 7 कलर की चिट आपने डाल दी। अब आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, एक उस टॉपिक आपने चिट निकाली, उसको खोला, वो टॉपिक आपने पढ़ के डाल दिया, उस चिट को दूसरे मर्तबान में डाल दिया। तो रोज आपका जो चेंज हो रहा है पढ़ाई का, रोज आपका जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है उसका, और आप अपने आप को जो है मेजर कर पा रहे हो मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ, तो उससे आपको एक नया मोटिवेशन मिलेगा। ये बहुत ही इंटेंजिबल चीजें हैं, सुनने में अजीब सी लगती है, लेकिन ये वर्क करती हैं। ये केवल जेम्स क्लियर कहता है इसलिए वर्क नहीं करती। आई हैव सीन, मैंने खुद ने देखा है कि छोटी छोटी चीजें व्यक्ति को जो है आगे बढ़ने की और बार बार जो है उन्मुख करती है। कि किसी दिन आपको ऐसा लगेगा आज मैं 5 चिट इसमें डाल के करूंगा, तो इसका मतलब 5 चैप्टर करके या 5 सेगमेंट जो भी है उसको कवर करोगे। नहीं तो क्या होगा कि जो चीज जो आपके सामने सिलेबस भी पढ़ा है वो आपको इतना निर्जीव सा लगेगा, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगा, तो आप जो है समय समय पर अपने आप को डिमोटिवेटेड पाओगे। जेम्स क्लियर ये कहते हैं कि छोटे छोटे बदलावों की एक श्रृंखला बनी हुई होनी चाहिए, चेन बनी हुई होनी चाहिए, वो टूटनी नहीं चाहिए। कभी भी ऐसा लगे कि आपने जो टारगेट बनाए थे एटॉमिक हैबिट, यानी मार्जिनल आपने जो चेंजेस किए थे, इंक्रीमेंटल चेंजेस किए थे, वो एक दिन मान लो टूट भी गया, तो भी आप पे जो है चेष्टा पूर्वक कोशिश कीजिए कि दोबारा जो है वो वापस जो है उसी आप अलाइनमेंट में आके और उस चीज को दोहराना आप स्टार्ट कर देते हो, तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जबरदस्त रहता है। मोटिवेशन के बारे में और भी बहुत सी बातें, और हैबिट के बारे में बहुत सी बातें जेम्स क्लियर कहते हैं। बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, जैसा एक उन्होंने बोला कि आप कोई भी काम करते हो या कोई भी आपने टारगेट बनाया, आपको मान लो खेलनी है, आपको लॉन टेनिस खेलना, एक आप बच्चे के साथ खेलोगे तो आपको लगेगा कि इसके साथ क्या खेलें, कोई खेलने में मजा नहीं आ रहा। एक आपके सामने जो है रोजर फेडरर आ जाए कि उसके साथ खेलेंगे तो आप जो साइक कर जाओगे, इतने वर्ल्ड का नंबर 1 खिलाड़ी हम उसके साथ कैसे खेल सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, आप ही के लेवल का एक व्यक्ति चाहिए। तो आज तो तभी आप जो है, आपसे हो सकता है 21 और आप 19 हो, आप उसके साथ टेनिस खेल लेंगे, कोई भी तरह का कंपटीशन कर लेंगे। तो एटॉमिक हैबिट में जेम्स क्लियर ये कहता है कि व्यक्ति जो है कि जो स्ट्रेचिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, वो गिवन उसकी कंफर्ट जोन से थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है। स्ट्रेच करने का मतलब है कि अब मैं आपको बोलूं कि आपकी रोज की पढ़ने की आदत 5 घंटे और दूसरे दिन मैं आपको लेक्चर दूं कि नहीं आप तो 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपका वो कंफर्ट जोन नहीं है, आप 5 से 12 घंटे नहीं आ सकते। एक दिन या 2 दिन आ जाओगे तो 4th डे आप बैक टू जो है पवेलियन हो जाओगे। तो इसलिए क्या, जो भी तरह का आपको चेंज करना है, पहले आपको अपना कंफर्ट जोन देखना, उससे अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करना, मतलब रोज आप एक्स्ट्रा माइल एफर्ट करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो बेहतरीन आएगा। अब मैं मेरे जो है इस किताब की जो भी बातें हमने करी उसको मैं विराम देता हूँ। इसका मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। जैसे आप मेंस का एग्जाम देते हैं, मेंस के एग्जाम में, आरएस मेंस का एग्जाम या यूपीएससी का देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन हैं मेंस के टोटल, जैसे मान आरएस में 4 हैं, उसमें जो है जीएस का और वो मिला के 6 कर लीजिए आप, जितने भी क्वेश्चन, उसमें अगर आप आधा आधा नंबर भी बढ़ा लेते हैं तो आप लास्ट सर्विस से टॉप सर्विस तक पहुंच जाते हैं, सिर्फ आधा नंबर बढ़ाने से। सिर्फ इतनी मेहनत करनी है आपको। तो वैसा ही आपको जो है वो अपने आप को जो है मार्जिनली इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपकी चीजें हो भी जाएगी, आपको कब पता भी नहीं चलेगा कि आप कब आपने सक्सेस को अचीव कर लिया, बजाय इसके कि आपने बहुत बड़े बड़े टारगेट बना लिए, रोज उस टारगेट को देखते हो,
एक्सटर्नली और इंटरनली मोटिवेट इंस्पायर होते हो, लेकिन समय के बाद में वो क्या फेड अवे हो जाता है, उससे बच के रहिए। तो मेरे ये टेक अवेज थे। पिछले 2 दिनों मैंने ये किताब जब पढ़ी 2 दिन पहले, तो मुझे लगा कि आपके साथ साझा करनी चाहिए। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को कम समझ में आई हो, कुछ लोगों ने उसको अंगीकार किया हो। बहरहाल मेरी शुभकामनाएं आगे कुछ जो है कि आप भी अपनी परीक्षा की स्ट्रेटेजी में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। हमारी जो बाकी श्रृंखला बदस्तूर जारी रहेगी। शुक्रिया।